गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी आपको बताई थी। आज देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म आपके पास दिमाग में आती है तो आपको सीधा याद आना चाहिए कि ये टेंडेंसी होती है या एबिलिटी होती है किसी एटम की शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, सो इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electrons towards itself। अगर एग्जांपल देके आपको बताएं कि मान लो आपके पास HCl का बॉन्ड है, तो उसमें जो बॉन्ड पेयर होता है आपका, जिससे बॉन्ड बनता है, वो Cl की तरफ ज़्यादा रहता है, तो इधर पार्शियली नेगेटिव रहेगा, इधर आपका पार्शियली पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी तभी हम बोल पाएंगे कि इसका बॉन्ड पेयर उसकी तरफ शिफ्टेड है। तो इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड मतलब क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपके पास इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपने टर्म देख ली, अब आगे आता है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल कैसे सकते हैं, फाइंड आउट करनी है। मान लो मैंने आपको बोल दी किसी एक एटम के लिए आपको फाइंड आउट करनी है किसी बॉन्ड में, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसको? उसके लिए आपके पास मेंशन्ड है कि आप डिफरेंट स्केल्स गिवन है आपके पास। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग उनका नज़रिया था, उसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट करके बताया कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्केल हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास था पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलिंग स्केल, पोलिंग ने क्या एज्यूम किया था, वो मानता था कि आपके पास आपका जो बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट इन नेचर है। ये है जब सर रखी उसने, कोवलेंट इन नेचर। दूसरा उसने बोला कि अगर मान लो आपके पास H2 + Cl2 से 2HCl बन रहा है, तो वो कहता है कि जो आपकी बॉन्ड एनर्जी है, जो आपकी बॉन्ड एनर्जी है HCl की, मैं अगर इसको इन टर्म्स ऐसे बताऊं आपको HCl, तो वो इक्वल होनी चाहिए आपकी √ एनर्जी ऑफ HH इंटू में एनर्जी ऑफ Cl। इसका ज्योमेट्रिक मीन लेकर के जो वैल्यू आती है उसके इक्वल होना चाहिए, उसने ऐसा बोला था। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली करने गए एक्सपेरिमेंटली, तो हमने पाया कि इस बॉन्ड की जो एनर्जी थी वो इतनी ना होकर के इससे भी ज़्यादा है। अब इसका देखो, इसका मतलब कि एनर्जी में गैप आ गया, वहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो इस एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल ई से। ये किसकी इक्वल होगी? एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी जो उसकी आपने आइडेंटिफाई की, और दूसरी जो 100% कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से थी, कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड में, मतलब ये वाली एनर्जी कौन सी होगी आपकी, जो आपकी 100% कोवलेंट कैरेक्टर निकाल के हमने यहाँ से निकाली थी, और एक्चुअल एनर्जी जो उसकी एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आया है, ये डेल ई, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अब आपका इक्वल किसके होना चाहिए? एनर्जी ऑफ आप HCl की ले रहे हो, AB, कुछ भी, मैं AB मान लेता हूँ इसको, ये, और माइनस में आपकी ये पूरी वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाली है, माइनस √E ऑफ A इंटू में E ऑफ B। ठीक है, ये होगी आपकी। तो ये डेल E है आपकी। अब इस एनर्जी के क्या मायने हैं, क्या मतलब है इस एनर्जी का? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल एनर्जी आपकी 100% कोवलेंट से मैच नहीं की। क्यों नहीं मैच की? इसका मतलब वो बॉन्ड पूरी तरीके से कोवलेंट नहीं है। अगर वो बॉन्ड कोवलेंट नहीं है तो इसका मतलब उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो एक्चुअल बॉन्ड है वो आयोनिक और कोवलेंट के बीच में उसके रेजोनेंस है। उसमें कुछ अमाउंट कोवलेंट की है, कुछ अमाउंट आयनिक की है, तो एक दूसरे में रेजोनेंस हो रहा है उसका। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस एनर्जी को मैं क्या बोलूँगा? रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी आपने जब टर्म पढ़ी है तो आप बोलते हो रेजोनेंस एनर्जी में से क्या कोज करती है? स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये बॉन्ड ज़्यादा इसकी एनर्जी इसलिए मिली क्योंकि इस रेजोनेंस एनर्जी की वजह से इस बॉन्ड में स्टेबिलिटी आई। ठीक है, अब आप सोचोगे कि रेजोनेंस एनर्जी जो हमने यहाँ स्टेबिलिटी की बात की,
रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इस वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है ये इससे डिफर करेगी, तो आपकी रेजोनेंस वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मतलब आपका कैरेक्टर उतना ही कंपाउंड के अंदर आयनिक होगा। अगर आयनिक कब होता है? जब पोलरिटी होती है। इसका मतलब आपका बॉन्ड कैसा है? पोलर है। और पोलरिटी किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से। इसका मतलब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दो बॉन्ड जो आपको दी बना है, इसका मतलब ये डिफरेंस ज़्यादा होगा तभी पोलैरिटी आएगी और तभी आयनिक कैरेक्टर होगा और तभी आपका रेजोनेंस एनर्जी इफेक्ट करेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के पोलिंग ने एक स्केल दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस एनर्जी से कोरिलेट करने की कोशिश की है। मैं इसको रब कर देता हूं। तो उसने एक वैल्यू निकाली कि आप एग्जैक्टली क्या वैल्यू मान सकते हैं जहां से आप किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसने सबसे पहले आपको स्केल दी XA माइनस XB दैट विल बी इक्वल टू 0.18 इंटू में अंडर रूट ऑफ डेल ई। ये है आपकी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी के इस रिलेशन के इक्वल आएगा। ये उसने यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया। ठीक है, आपके पास गिवन है, सॉरी ये किलो कैलोरी में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अलग है, किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू उसने यहाँ पे दी कि आप यहाँ से अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसने इसी को वैल्यू को आपको निकाल के दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए वैल्यू आएगी 0.208 अंडर रूट डेल ई। ये आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ गई। ठीक है, तो आप इन दोनों रिलेशन को यूज करके अपने कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने भी जो एग्जैक्ट वैल्यू अपनी टर्म्स को लेकर के एक्सपेरिमेंटली करके देखा, तो वही आपका एनर्जी का डिफरेंस सारा, जिसको हम डेली बोल रहे थे बार बार। तो इसने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन की एक आर्बिट्रेटरी वैल्यू मान ली कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, और इसको एज्यूम करके ये बहुत सारे कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल पाया। ठीक है, इसीलिए पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट एफिशिएंट स्केल थी, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाया, बहुत जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट कर पाया। ठीक है, अब मैं आपको एक आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। आपको देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ें गिवन है। इसने पूछा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन CH बॉन्ड। ये CH बॉन्ड है, इसमें उसने कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पूछा है। इस कार्बन की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है। कोई भी न्यूमेरिकल करते हुए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दी है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड गिवन है, एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड गिवन है। इनकी अलग अलग वैल्यू गिवन है आपको, इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पे 98.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे फिट करना है। उसके बाद वैल्यू गिवन है 104 किलो कैल पर मोल। उसके बाद आपको वैल्यू गिवन है 83 किलो कैल पर मोल। ठीक है, ये अलग अलग वैल्यू यहाँ से गिवन है। तो आपको यहाँ सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, डेल ई। ठीक है, अब डेल ई क्या था, अगर मैं इस बॉन्ड के लिए डेल ई निकालता हूँ CH बॉन्ड के लिए, तो आपका डेल ई आना चाहिए E ऑफ CH जो गिवन है आपको, माइनस अंडर रूट E ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इनटू में E ऑफ कार्बन कार्बन। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुटअप करता हूँ तो कार्बन हाइड्रोजन के लिए आपके पास वैल्यू क्या है, 98.8 माइनस अंडर रूट में क्या क्या आएगा आपके पास 104 इंटू में 83। ठीक है, ये आपको वैल्यू है यहाँ पे। अब इसको आप माइनस करके निकाल सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना हुआ है, इस वैल्यू को सोल्व करके आया था 92.91 और इसको आप निकालिए तो इट विल बी समथिंग लाइक 5.89।
किलो कैलोरी पर मोल। आपने क्या निकाला, डेल ई। फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए, ये वाला। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपको ये काम करना आगे। तो यहाँ पे आप निकालो 0.18 अंडर रूट ऑफ 5.89। ठीक है, यहाँ से आप इसको पुटअप करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन बता देता हूँ कंप्लीट कितना आता है। यहाँ से यहाँ आएगा 0.44। किसके इक्वल होगा, एक्स ए की जगह मैं सी लिख देता हूँ, सी क्योंकि बी की जगह एच, सी एच बॉन्ड आपको पूछा गया है। और आपने आर्बिट्रेटरी वैल्यू हाइड्रोजन की आपको पता है 2.1 होती है, ये आपने याद रखनी है, कई बार गिवन भी होगी नहीं भी हो सकती है। तो कार्बन ऑफ सी विल बी इक्वल टू 2.41 इंटू में 0.44। ठीक है, ये आपके पास 2.1 है वैल्यू यहाँ से। अब आप इसको यहाँ से करके देख लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.54। ये आपके कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने फाइनल आउट कर दी है। अब बच्चे कई बार पूछते हैं सर इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, मैं बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में आप फॉर्मूला लिखोगे, 1 मार्क्स इसका आ गया यहाँ पे, इसका 1 मार्क मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाली डेली निकाल दी, 1 मार्क्स इसका मिलेगा। और फाइनल जो आपने निकाला 1 मार्क्स इसका। 3 मार्क्स में या 2.5 और 2 किसी में भी आ सकता है। तो लगभग इसी तरीके से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रहने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फाइनल आंसर आपको सॉल्व करके नहीं निकाला तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, हर चीज़ की बाइफरकेशन है मार्क्स की। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारे पास जो पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने फाइंड आउट की है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें पता चलता है कि मोस्ट एफिशिएंट मेथड रहा है अब तक का। लेकिन इसके बाद भी कुछ मेथड आए हैं, कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय देने की कोशिश की है कि इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। अब वो देखते हैं। इसके बाद सेकंड आया था म्यूलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। म्यूलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब म्यूलिकन ने क्या कहा, इसने आधार बनाया था एनर्जी को, बॉन्ड एनर्जी को। म्यूलिकन क्या बोलता है कि आप इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वे से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो उसने यहाँ पे फॉर्मूला दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है दैट विल बी इक्वल टू, ये तो आई से आयनाइजेशन एनर्जी और ई से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला दिया। लेकिन हुआ क्या, जो फॉर्मूला देने के बाद प्रॉब्लम कहाँ पे आई, इसकी जो यहाँ से वैल्यू इसने निकाली वो वैल्यू 2.8 टाइम्स ज़्यादा आई आपकी पोलिंग स्केल से। तो इसने सिंपल कुछ लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल उसको उठा के इस वैल्यू को 2.8 से डिवाइड कर दिया। कहता कोई भी वैल्यू निकालिए आप और उसको 2.8 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आती है उसको मैच करेगी वैल्यू। ठीक है, ये जो यहाँ से सब कुछ दिया था ये था अब तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया किलो, आपका जो किलो जूल पर मोल में उसने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो किलो जूल पर मोल में अगर इसको कन्वर्ट करना हो तो आपको यहाँ पे 96.48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सारी वैल्यू किलो जूल पर मोल में आ गई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से स्टार्ट किया था, तो अगर सारा सोल्व करके देखें तो आपके पास ये आता है 540। ये आपकी टर्म्स थी। म्यूलिकन ने ये बताया कि इस तरीके से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म इसने दी थी इसमें कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी, सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज रही। डिसएडवांटेजेस में आप देखोगे तो सबसे पहले क्या रही इसकी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुनी है, जो मैंने आपको बोर्न हेबर साइकिल पढ़ाया था। मैंने बताया था कि लेटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दोनों को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है, कुछ ही कंपाउंड्स की नोन है। और इसने क्या किया, इस फॉर्मूला के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज कर ली। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पता ही नहीं होगी तो इस तरीके से हम निकालेंगे कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इसने टर्म ली वो बहुत से कंपाउंड की अननोन है, पता ही नहीं है उसका, और ना आप एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते उसको। तो ये फॉर्मूला यहीं गड़बड़ कर गया। दूसरा, उसने आयनाइजेशन एनर्जी ली है। आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिपेंड करती है वैलेंसी के ऊपर, कि अगर आपका जो आयन आप बना रहे हो वो मोनोवेलेंट बना रहे हो, डाईवेलेंट बना रहे हो, ट्राईवेलेंट बना रहे हो, तो इसका मतलब वैलेंसी चेंज होते ही आपकी आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती रहेगी। तो आप कितने सारे एटम का निकालोगे और किस तरीके से निकालोगे उसको। आप कहीं कार्बन के लिए 1 ले रहे हो, फिर आप +2 कर दिया है, जो भी आप उसकी वैल्यू पुटअप करोगे। तो इसका मतलब जो ये वैलेंसी वाला कंसेप्ट था यहाँ पे, इससे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है जो हमेशा वेरी करेगी।
तो आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि आयनाइजेशन एनर्जी आप कितनी लोगे चलोगे यहाँ पे, और किस एटम के लिए किस मोनोवैलेंसी में या डाइवैलेंसी में लेके चलोगे। तो इसीलिए ये दोनों इसकी डिसएडवांटेज रही हैं। तो मिलिकन स्केल उतनी एक्सेप्टेड स्केल नहीं है, लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं है कि एग्जाम में नहीं आ सकता है आपको। आपने फॉर्मूला लिखना है, और जैसे भी आपको कोई भी स्केल आया, आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन देनी है वहाँ पे। उसके बाद आप बोलोगे कि इसने आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट यूज करके निकालने की कोशिश की थी, तो आपके पास ये मिलिकन स्केल होगी। अब एक नेक्स्ट स्केल और थी, वो हमारे पास था ओलरेड एंड रोज स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस साइंटिस्ट का मानना कुछ अलग था। इन्होंने इस तरीके से माना कि जैसे आपका एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऐसे, तो कहता है न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन आपका एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। तो कहते हैं चार स्पीसीज हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे निकालोगे। इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए आप कूलम्ब लॉ यूज करोगे। अब आप बोलोगे सर तो डायरेक्ट जंप कर गए फिजिक्स से केमिस्ट्री से फिजिक्स में, कूलम्ब लॉ आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो, तो कूलम्ब लॉ थोड़ा याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन में बोल सकता हूँ, अगर इन अपोजिट चार्ज में तो अट्रैक्शन ही होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपकी होगी दैट विल बी इक्वल टू जेड ई इंटू में ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आपको ये टर्म्स पता है, मैं भी बता देता हूँ। जेड स्टार आपका क्या हमने अभी किया था स्लेटर रूल से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ई आपका चार्ज है, चाहे वो न्यूक्लियस का ले रहे हो आप इलेक्ट्रॉन का ले रहे हो। आर आपका रेडियाई बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेके और इस इलेक्ट्रॉन तक आउटर मोस्ट, वो उस कंपाउंड की एटॉमिक रेडियाई होगी या कोवलेंट रेडियस को हम बोलेंगे। तो यहाँ इसको रेडियाई या कोवलेंट रेडियाई में मान सकता हूँ। ठीक है, तो आपके सारे टर्म्स यहाँ पे हैं और आपको पुटअप करके वैल्यू निकालनी है। लेकिन उसने इसमें एक बात बोली कि इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है, और इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन क्या जनरेट करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर इस सिस्टम का स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होने से आपकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, उसमें कुछ इंटरफेरेंसेज रहते हैं। तो उसने फाइनली सोल्व करके आपको एक फॉर्मूला दिया ये सारी इंटरेक्शन इंक्लूड करके कि आपका फाइनल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आपका रहेगा 0.359 जेड स्टार ओवर आर स्क्वायर प्लस 0.744। कहता ये आपका फोर्स का निकालने का लास्ट में जो फॉर्मूला है अट्रैक्शन आपका निकालने का, ये फॉर्मूला रहेगा। और जो ये हमारे पास वैल्यू गिवन थी यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की थी, हम यही तो बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है कि आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना खींचेगा। अब सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचे या किससे खींचे, लेकिन खींचेगा तो न्यूक्लियस चार्ज ही उसको। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख सकते हो यहाँ पे, ये वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आई आपके पास कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि इस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है, कैसे आप इसको कर सकते हो। मैं ऊपर वाला रब कर देता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला छोड़ूंगा यहाँ पे। देखिए उसने पूछा है आपको फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, और उसने आर दे रखा है 74 पिकोमीटर। ठीक है, ये आपको उसने वैल्यू गिवन है। यस, तो आपने ये फॉर्मूला पुटअप करोगे। अब इस फॉर्मूला में देखिए आप कि आपको क्या क्या निकालना और क्या क्या गिवन है। आर निकालना था आपको, आर तो है ऑलरेडी, जरूरत नहीं निकालने की। क्या निकालना पड़ेगा, जेड स्टार, और जेड स्टार क्या होता है बेटे, जेड माइनस एस। जेड आपको पता है 7 है, एस आपको निकालना पड़ेगा, नाइट्रोजन के 7 होता है। अब नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p3। ठीक है, इसकी मैं बना देता हूँ ग्रुप्स। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन ns या np में होता है तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी के लिए चार्ज निकालोगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। टोटल 5 थे, एक छोड़ दिया मैंने, और उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 रहता है। और n माइनस n मतलब उससे नीचे वाले में जो प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन 0.85 होता है। तो हमने ये किया
और हमारे पास वैल्यू आएगी सोल्व कर लेना, मेरे ख्याल 91 है शायद 3.10 ऐसे कुछ आई है। तो यह आपकी वैल्यू एस की आ गई, इसको यहाँ पुटअप कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ गई 3.9। ठीक है, इस 3.9 वैल्यू को मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ, 0.359 इंटू में 3.9 ओवर आर स्क्वायर। उसको अगर आप उसके अकॉर्डिंग ले यूनिट्स के तो ये आपका आ जाएगा टोटल ये, और आउटपुट टोटल इसकी वैल्यू आ गई लास्ट में 3.30। ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आ गई आपकी नाइट्रोजन की। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए आप। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई कि आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को किस तरीके से यहाँ इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिफरेंट फॉर्मूला पुटअप करके वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक और स्केल है आपके पास गिवन है, जो मैं बता देता हूँ उसका भी। उस पर 1 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसका नाम है सैंडरसन स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। अब सैंडरसन ने क्या कहा, ये कहता है कि आपको पता ही है, जैसे पीछे आप जी फॉर्मूलाज में देखते आए हैं कि आपकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमें पता है ये बात। कहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर किसी भी सिस्टम का ज़्यादा होगा तो उसका साइज छोटा हो जाता है, कंपैक्ट हो जाता है। उस एटम का साइज कंपैक्ट हो गया तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी किस चीज़ की है एटम के अंदर? सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो उसने इस पूरे सिस्टम को ऐसे कोरिलेट किया कि जेड स्टार आपका बढ़ जाता है तो आपका एटम कॉम्पैक्ट हो जाता है, और कॉम्पैक्ट एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिस डेंसिटी आप लेते हो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। तो कहता है हम इसके टर्म्स में निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है। ये उसने फॉर्मूला दिया कि आप यहां से निकालोगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। अब आपको पता होना चाहिए इसका क्या क्या मतलब है। जो सिंपली आपके पास दिया है ये तो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनी एटम, जिसके लिए आप निकालना चाहते हैं। दूसरा है आपके पास Ng, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नोबल गैस। इन दोनों वैल्यू को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी टर्म्स आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सैंडरसन स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होता है। तो आपको बताना है, उसकी डेफिनेशन लिख के उसके बाद बताना है किस तरीके से इसने ये बेसिस लेकर के इसको निकालने की कोशिश की, और इस तरीके से इसका ऐसा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आपको कोई एक मार्क्स में क्वेश्चन पहले आया होगा एक बार ये, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है इसको। ठीक है, ये होगी सैंडरसन आपकी स्केल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चारों होगी यहाँ पे। अब इसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो उसका आपकी पीरियोडिक टेबल में उसके अकॉर्डिंगली क्या ट्रेंड रहना चाहिए। सबसे पहला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ दैट एटम। ठीक है, मतलब अगर आपका साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पहुंच ज़्यादा रहेगी, मतलब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहेगा, तो आपका जो न्यू इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की पावर या शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर उसकी ज़्यादा रहेगी। मतलब अगर मैं इसको लिखूँ तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो आपको पता है आपका साइज है जो वो डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसी में टॉप टू बॉटम आता हूँ आपकी पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम, तो आपको पता है नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐड होता रहता है, तो आपका साइज कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। साइज आपका इंक्रीज होगा और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होती रहेगी। तो ये आपका ट्रेंड रहता है पीरियोडिक टेबल में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, क्योंकि साइज छोटा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो आप जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होगी उसकी, और अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पहुंच कम होगी, तो उसके आसपास उसकी जो इलेक्ट्रॉन के सोर्स शेड पेयर होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कम हो जाती है। ठीक है,
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी का पूरा ट्रेंड रहता है। ये आपका इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी टॉपिक खत्म हो गया।